नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में हम पहले बात करेंगे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की प्रॉपर्टी की, उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की महत्वाकांक्षा की। कल सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। क्या आपके घर में भी मोबाइल बम है, इस पर आपको सतर्क रहना होगा, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर कि आखिर मायावती ने क्यों कर लिया नगर निगम चुनाव से किनारा। पहले बात कर लेते हैं कि हत्या होने के बाद भी, मौत हो जाने के बाद भी अतीक अहमद और उसके जुड़े किस्से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन कोई ना कोई नया किस्सा सामने आ जाता है। अब पता चला है कि प्रयागराज में अतीक अहमद एक मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा था। बताते हैं कि करेली समेत कई इलाकों में मुस्लिम बस्ती बसाने की उसकी एक इच्छा थी, जिस पर काम कर रहा था। उसने कुछ वर्षों से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने के लिए ज़मीनों पर कब्जा करवाना शुरू कर दिया था। कब्जा उसके गुर्गे कर रहे थे। वो लोग वहीं पर, जो उसके शूटर गुर्गे हैं, वो उसी इलाके में बस जाया करते थे ताकि उसका दबदबा बना रहे और सुरक्षा बरकरार रहे। यहाँ यह भी पता चला है कि पहले पिता, भाई और चाचा के जेल जाने के बाद असद, जो अतीक का बेटा था, जो पुलिस एनकाउंटर मारा गया था, वो गैंग का लीडर बनना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा ट्रेनिंग ले ली थी, हथियार चलाने के तरीके सीखे थे। उमेश पाल हत्याकांड में गोली चलाते हुए उसका वीडियो खूब वायरल हुआ है, जो लोगों ने देखा है। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस से जब उसकी मुठभेड़ हुई थी तब भी उसने बेखौफ होकर गोलियाँ चलाई थी। पिता के इशारे पर, यानी कि अतीक अहमद के इशारे पर, वो शहर के बिल्डरों से, नेताओं से, कारोबारियों से, उद्योगपतियों से वसूली भी कर रहा था। यानी कि गैंग संभालने की पूरी ट्रेनिंग असद को देनी शुरू कर दी गई थी। यहाँ यह भी बताया जाता है कि पुलिस की जांच ये कहती है कि अतीक, अशरफ और बेटों, जो दो बेटे जेल में हैं, उनके जाने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन असद के साथ गैंग को संभाल रही थी। जेल में बंद अतीक फैसले लेता था और उनको अमल में लाने की जिम्मेदारी शाइस्ता और असद की करती थी। शाइस्ता खुद भी गैंग के लोगों से मिलती थी, उन्हें सलाह देती थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चुनाव के दौरान अतीक अलग अलग रंग की पर्चियां जारी करता था। व्यापारियों के लिए जारी होने वाली इन पर्चियों के जरिए ही चुनावी चंदा जुटाया जाता था। दोनों के मारे जाने के बाद व्यापारियों ने इस बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। व्यापारी बताते हैं कि गुलाबी रंग की पर्ची का मतलब है 3 से 5 लाख रुपए चंदा देना, और सफ़ेद पर्ची अगर आ जाती है तो इसका मतलब होता है 5 लाख से अधिक रकम चुनावी चंदे में देनी है। यहाँ यह भी पता चला है कि जब अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया तो वहाँ जेल में बंद कुछ व्यापारी जो गुजरात और महाराष्ट्र से थे, उनके साथ उसने साझेदारी कर ली थी। एक्सपोर्ट के जो कारोबार था उसके व्यापारियों के साथ उसकी कंपनियों में अतीक ने अपना काला धन लगाया था, और अब कई कंपनियों ने बेटों को निदेशक की भूमिका में भी लगा दिया था। ये भी पता चला है कि अतीक के 1 दर्जन से ज़्यादा गुर्गे अहमदाबाद और साबरमती में ठिकाना बनाकर रह रहे थे। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अरबों रुपए का कारोबार है, जो हरियाणा तक फैला हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद वो फरार है, उसको 50,000 रुपये का इनाम है। इस लेडी डॉन की रियल एस्टेट की कंपनी है, ये उसकी बड़ी कारोबारी बताई जाती है। इसकी हरियाणा के गुरुग्राम तक कई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि अतीक के जेल जाने के बाद वही सारे काले कारोबार को संभाल रही थी या कुछ और लोग भी थे। 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का ईडी का अनुमान है, जो इन लोगों ने बेनामी संपत्ति कमा रखी थी। ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल हमारे जीवन में के हर क्षेत्र में होता है। सुबह की न्यूज़ पढ़नी हो, रिचार्ज करना हो, रिमोट के तौर पर इस्तेमाल हो, टॉर्च के लिए इस्तेमाल हो, बच्चे अपने सवाल के जवाब गूगल पर ढूंढते हों, यूट्यूब के ब्लॉग देखे जा रहे हों, ऐसे बहुत से काम हैं जो केवल मोबाइल पर किए जा रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता है तो उसकी रिचार्ज करने की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा देखा जाता है कि अगर हम 20-25 मिनट के लिए भी मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो भी हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो कोई कॉल आ जाती है, दूसरा कोई ज़रूरी काम आता है। तो फ़ोन के चार्ज होते समय उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और ऐसी एक घटना यूपी के बदायूं में हुई है।
यहाँ 16 साल के एक लड़के के साथ जो घटना हुई है उससे देखकर हर कोई हैरान है। उसने एक बड़े महंगे ब्रांड का फ़ोन ले रखा था, उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा था, लड़का शायद फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था, अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मरने वाले का नाम सत्यम शर्मा है, जो उस समय स्मार्ट वॉच पहने हुए था, उसका फ़ोन चार्ज हो रहा था। घर वालों का दावा है कि जैसे ही कॉल रिसीव की गई, बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसको लेकर अस्पताल गए, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इलाके के थाने प्रभारी कहते हैं कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बिजली के झटके से मौत हुई है। अगर परिवार शिकायत करता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। सत्यम ने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। घर वालों ने फ़ोन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। सत्यम ने बड़े महंगे ब्रांड के फ़ोन को ख़रीदा था और स्मार्ट वॉच मिली थी। उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हुई और उसने चार्जिंग पर लगाया। जिस वक्त ये घटना हुई उसकी मौत हो गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आप फ़ोन के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो। जैसे धूप में मोबाइल कभी भी चार्ज ना करें, या कोशिश करें कि फ़ोन ओवरहीट हो ही ना। जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हुए, चार्ज करते हुए इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन नॉर्मली ओवरहीट हो जाता है, इससे आपको बचना है। बैटरी हमेशा कंपनी के लिए असली लें। रात भर फ़ोन चार्जिंग पर लगाने की सोने की आदत बदलें। मतलब अगर आप फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं तो ये आदत आपको बदलनी होगी। ये बहुत खतरनाक आदत है। आमतौर पर 1 से 2 घंटे में फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। तकिए के नीचे फ़ोन रखने या शरीर के करीब फ़ोन कभी ना रखें। प्रेशर बढ़ने पर बैटरी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है अगर आपके शरीर के नीचे फ़ोन आ गया है। अगर फ़ोन आपका ओवरहीट हो गया है, गर्म हो गया है, बॉडी उसकी गर्म है, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। चार्जिंग करते समय पहले से ही फ़ोन गर्म रहता है। उस समय फ़ोन पर बात करने के लिए कान के पास ले जाना खतरनाक है। बहुत ज़रूरी है तो वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस तरह की घटना आपके किसी के जीवन में ना हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल आप और हम नहीं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो उनको भी सावधानी बरतने के लिए कहिए, उनको बताइए कि फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना है और सावधानी क्या बरतनी है। कल 20 अप्रैल है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत तो सुबह 7:04 से होगी और दोपहर 12:29 तक ये ग्रहण रहेगा। ये सूर्य ग्रहण पृथ्वी के कुछ हिस्से में पूर्ण रूप से दिखेगा। सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतककाल भी भारत में नहीं माना जाएगा। कंबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, समाओवा, सोलोमन, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत सागर जैसी जगहों पर ही सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 20 अप्रैल को होने वाला निंगालू हाइब्रिड सूर्य ग्रहण दोनों पूर्ण ग्रहण लाएगा। इससे आकाश कुछ क्षण के लिए पूरी तरह से अंधेरा में छा जाएगा। एक वलयाकार ग्रहण होगा जब चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य को ढक लेगा। इससे रिंग ऑफ फायर का प्रभाव पैदा होगा। दुर्भाग्य से सूर्य ग्रहण का कोई भी भाग पूर्ण या वलयाकार भारत में लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर सबसे अच्छे देखा जा सकेगा। अब खबर नगर निगम चुनाव से जुड़ी है। मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं। उनके बारे में इस खबर आ रही है कि वो शायद नगर निगम चुनाव से किनारा कर चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए जो अभियान पार्टी का चलेगा, बसपा का चलेगा, उससे मायावती दूर रहेंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मायावती किसी भी जिले में किसी भी प्रत्याशी के लिए कोई रैली नहीं करेंगी। इस बार पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पार्टी के कोऑर्डिनेटरों की होगी। वैसे भी प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा के हैं उनके लिए चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव होगा। इसी चुनाव से बसपा का लोकसभा में भविष्य भी, जो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसका भविष्य भी तय होगा। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए नामांकन चल रहे हैं। बसपा ने महापौर पद पर 60% मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बसपा मुस्लिम और दलित समीकरण के सहारे ही मैदान में है। अब चुनाव के लिए प्रचारक भी तय होने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मायावती केवल चुनाव में मार्गदर्शन करेंगी, अपने यहाँ वॉर रूम बनाकर मॉनिटरिंग करेंगी। पार्टी के महाराष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इसी भूमिका में रहेंगे और शायद वो भी कोई रैली नहीं करेंगे। दरअसल सतीश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में सम्मेलन किए थे, लेकिन उनका कोई लाभ बसपा को नहीं मिला। अब कोऑर्डिनेटर के सहारे ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। ये बसपा और मायावती की से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ये था खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। लोन माफिया लक्ष्य तंवर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने उसके 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। प्रभावनगर में एक 4 मंजिला भवन के साथ ही चिरंजीवी विहार, आरडीसी, नेहरू नगर, पटेल नगर की उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार गैंगस्टर लक्ष्य तंवर के संपत्तियों की कुर्की की जा रही है। उसी क्रम में आज मेरे थाना क्षेत्र कोतवाली में इसकी संपत्ति खसरा नंबर मकान नंबर 145 जो नया नंबर है, इसको जो 4 मंजिला मकान है, इसको आज नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण की 14(1) के अंतर्गत सील किया गया। गाजियाबाद में नगर निगम में मेयर पद के लिए नामांकन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है। यहाँ सबसे पहला नामांकन सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार प्रिया गुप्ता ने किया। नामांकन खरीदने की प्रक्रिया आज भी चलती रही। गाजियाबाद में मेयर सीट के लिए नामांकन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है। यहाँ पहला पर्चा सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रिया गुप्ता ने जमा किया। आज भी मेयर पद के लिए नामांकन पत्र खरीदने का दौर जारी रहा। यहाँ वंदना त्यागी और पिंकी जैन नाम की महिलाओं ने नामांकन पत्र खरीदे। पार्षद पद के लिए भी बहुत से लोग नामांकन पत्र खरीदते नजर आए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्टेट बैंक में चुनाव संबंधी चालान जमा किए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ भारी भीड़ उमड़ी रही। भीड़ का आलम यह था कि बैंक परिसर के अंदर और बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहाँ भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इतना ही नहीं, कोई पुलिसकर्मी तक भी तैनात नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी लोग अफ्रीकी देशों के रहने वाले हैं, जैसे नाइजीरिया, घाना आदि के। ये लोग महिलाओं को टारगेट करते थे, उन्हें महंगे गिफ्ट का लालच दिया जाता था और फिर कस्टम अधिकारी बनकर महिलाओं को ठग लिया जाता था। ये गैंग अब तक 500 से अधिक महिलाओं को ठग चुका है। पुलिस हिरासत में खड़े ये सभी लोग ठग गिरोह के सदस्य हैं। ये सभी आरोपी अफ्रीकी देश घाना, नाइजीरिया और आबिदजान के निवासी हैं। ये एक संगठित गिरोह है। इनका ठगी करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। पहले ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि से लोगों की पर्सनल जानकारी और फ़ोन नंबर हासिल करते थे, फिर उससे नज़दीकी बढ़ाते थे और उसके बाद महंगे गिफ्ट देने का बहाना करके ठगी कर लेते थे। पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले। इनमें से कुछ के वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग भैया जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं और हम इस देश में काम करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ दिखाते थे और वो फ़ोटो नकली फ़ोटो थी। इनके गैंग में एक महिला सिक्किम से भी है। कस्टम ऑफिसर बनकर लोगों से यही बात किया करती थी। ये लोग अब तक 500 से अधिक महिलाओं को ठग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में 2 महिलाओं को कुत्तों ने काट लिया। पहली घटना गौर सिटी 5 वे एवेन्यू में हुई। यहाँ एक टीचर पार्क में टहलने गई थी, उसे कुत्ते ने काट लिया। दूसरी घटना महागुन मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी में हुई। यहाँ भी टहलने आई महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 5 वे एवेन्यू स्थित पार्क में टहलने गई शिक्षिका के पैर में एक कुत्ते ने काट लिया। शिक्षिका की गोद में उसकी 2.5 वर्ष की नातिन हुई थी। इस दौरान वह मासूम बच्ची को कुत्ते के हमले से बचाने के लिए पकड़े रही। घायल शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वो गोद में नातिन को लेकर पार्क में टहल रही थी, तभी एक कुत्ते ने आकर पैर में काट लिया। इसी तरह की दूसरी घटना सेक्टर 78 में महागुन मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी में हुई। यहाँ भी एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया। महिला बचने के लिए सड़क पर दौड़ी तो कई कुत्ते उसके पीछे झपट पड़े। महिला खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। टिकट बंटवारे को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 1 बजे लोग बैठक में पहुंच चुके थे और देर शाम तक बैठक चलती रही। इसमें नगर निगम, मेयर और पार्षदों के प्रत्याशियों की टिकट पर चर्चा हुई। ये गाजियाबाद के पटेल नगर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक दोपहर करीब 1 बजे के आसपास शुरू हुई थी, जो देर शाम तक चलती रही। बताया जा रहा है कि यहाँ मेयर,
खोड़ा और मुरादनगर नगरपालिका के चेयरमैन, पार्षद और सभासद के उम्मीदवार चुनने पर मंथन हुआ। सूत्र बताते हैं कि मेयर और चेयरमैन प्रत्याशी के लिए कोर कमेटी के सदस्यों के बीच वोटिंग कराई गई। जिसके हिस्से में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे उसी का नाम मेयर और चेयरमैन के प्रत्याशी के लिए भेज दिया जाएगा। पार्षद के प्रत्याशियों का पैनल बनाकर भेज दिया गया है। भाजपा ने इस बैठक को पूरी तरह से गुप्त रखा था। किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी और कोई सूचना कहीं से बाहर नहीं आने दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जो टिकट चाहते हैं उनकी नज़र इस बैठक पर बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों के लिए, राजनीतिक समीक्षा की जानकारी के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।